वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हो सकता है न्यूमेरिकल इस टाइप से हो कि इफ का मतलब है गिवन। ठीक है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, अब कंडीशन किस तरीके से है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। सही बात है। इन डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। अब इस टाइप के वर्ड यूज हो सकते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट, सीधी सी बात है। सबसे पहले रिजल्टेंट का मतलब क्या है। ठीक है, रिजल्टेंट वर्ड आ जाए तो हमेशा ही एक बात याद रखना, रिजल्टेंट का मतलब इन तीनों का सम होगा। ये बात है काम की। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, इन रिजल्टेंट वर्ड का वैसे तो मतलब होता है कि रिजल्ट। अब रिजल्ट तो मतलब सीधी सी बात हो सकता है ये बात हो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये बात भी तो हो सकती है कि एक वेक्टर और दो का डिफरेंस। लेकिन जब ये साथ में आ जाए कि रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, तो हमेशा ये बात याद रखनी कि तीनों का सम करना है इस तरीके से। ठीक है, तो रिजल्टेंट कहो या फिर सम ऑफ वेक्टर्स कहो। ठीक है, सम ऑफ वेक्टर्स एक मतलब रहेगा, ये एक काम का पॉइंट है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, अभी इस तरीके से कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इन डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन इसकी रिजल्टेंट की। सही बात है। अब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि, अब सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर का बेस बताओ हमें। यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर की सबसे पहले जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और सिर्फ यूनिट वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं हम, ए कैप किसके बराबर, ऊपर वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड। इस तरीके से लिखेंगे किसी भी यूनिट वेक्टर को। ठीक है, अब जैसे एक बात की थी हमने कि कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर। सही बात है। और इनटू में उसका मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई में है उसका मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन के बारे में। सही बात है। यहाँ पर एक्चुअल में 1 भी है, ये बात है काम की। ठीक है, यूनिट वेक्टर में एक्चुअल में 1 भी होता है इस तरीके से, या फिर कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड इस तरीके से। लेकिन ये तो यूनिट वेक्टर, तो ये तो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। यूनिट वेक्टर तो सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है, साथ में उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से। जैसे ये न्यूमेरिकल है रिजल्टेंट, तो सबसे पहले सम ऑफ दीज वेक्टर्स, तीनों का सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आया, यहाँ से रिजल्टेंट किसके बराबर आया, आई कैप में आई कैप को ऐड करो। 3 है तो 3 को ऐड, 1 यहाँ पर है माइनस का 1, तो 1 माइनस 1 0 प्लस 3, तो 3 आई कैप आया। ये है तीनों का सम। ठीक है, फिर सिर्फ कोफिशिएंट ऐड करने, +2 है यहाँ पर, +2 प्लस का 4 यहाँ पर प्लस का 1 है। ठीक है, तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब के कैप वालों को ऐड करेंगे, प्लस का 3 प्लस का 1 है यहाँ पर, तो +4 यहाँ पर 0 है, ये बात हमें पता हो। ठीक है, के कैप नहीं है तो प्लस का 4 हुआ, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं। तो ये आया रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। है तो कोई नया वेक्टर, सम किया तो आया तो कोई नया वेक्टर। ठीक है, अब ये तो कोई नया वेक्टर है। नया वेक्टर जैसे मान लो, जैसे डी वेक्टर की और बात हो रही, तो इस रिजल्टेंट को जैसे मान लिया कि ई वेक्टर है, इस नए वेक्टर का ये नाम है। ठीक है, लेकिन ई वेक्टर यूनिट वेक्टर थोड़ी ना है, यूनिट वेक्टर नहीं है ई वेक्टर। क्यों, यूनिट वेक्टर तो जब होगा जब इस पूरे का मैग्नीट्यूड 1 हो, पूरे का मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1। अब इसको चेक कर लो, चेक कर सकते हैं ये बात की, ये क्या यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करो, सिर्फ कोफिशिएंटों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, 5 का स्क्वायर प्लस का साइन, 4 का स्क्वायर 16, ये 1 थोड़ी ना आया इस वजह से। ठीक है, लेकिन ये तो ई वेक्टर है, मतलब रिजल्टेंट है सिर्फ, तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इस तरीके से, ऊपर वेक्टर ये है, ऊपर वेक्टर 3i का प्लस 5j प्लस का 4k, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का, इस वेक्टर का ये है मैग्नीट्यूड। तो नीचे सिर्फ कैलकुलेशन, यहाँ पर 16 प्लस 9 25। ठीक है, 25 प्लस 25 50, 50 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 25, या फिर कहो 5 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, सिर्फ कैलकुलेशन है ये। ठीक है, अब 5 स्क्वायर रूट 2, जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 बार आ गया, 2 तो अंदर है जी टी, सिर्फ कैलकुलेशन। लेकिन यूनिट वेक्टर पता है अब किस तरीके का हुआ ये। यूनिट वेक्टर का मतलब है कोई, पहली बात तो कोई वेक्टर है, वेक्टर का मतलब आई कैप का कुछ कोफिशिएंट होगा, और उस कोफिशिएंट का नाम है 3/5 स्क्वायर रूट 2। ये है नया वेक्टर जो यूनिट वेक्टर बनेगा, प्लस 5/5, जैसे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1/स्क्वायर रूट 2 जे कैप, प्लस 4/5 स्क्वायर रूट 2 के कैप।
अब है ये यूनिट वेक्टर। अब इस बात को चेक कर सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, सीधी सी बात है, यही से तो आई है ये बात है। तो इसको अब इसका स्क्वायर करो, पहले का, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, और अब मिल जाएगी ये बात जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये पॉइंट है काम का। अब तक नहीं था, सिर्फ ये लाइन लिखी तब तक नहीं है ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तब बनेगा जब मैग्नीट्यूड 1 हो, और मैग्नीट्यूड 1 इस तरीके से बनेगा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कि इस तरीके से आगे न्यूमेरिकल, ये है पहला पार्ट इस तरीके से, ठीक है। आल्सो फाइंड ए डी वेक्टर, कोई नया वेक्टर फाइंड आउट करना है, बस कंडीशन चेक कर लो, विच इज नॉर्मल टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। एक बात सीखी थी हमने, जब भी इस टाइप के वर्ड यूज हो, नॉर्मल हो सकता है, ऑर्थोगोनल यूज हो सकता है, ठीक है, ऑर्थोगोनल हो सकता है, परपेंडिकुलर यूज हो, राइट एंगल्ड की बात हो जाए, राइट एंगल्ड, वो ट्रायंगल की बात होती है, जैसे इस टाइप से भी बात हो सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इन सभी का मीनिंग 90 डिग्री है एंगल, ये बात हमें पता होनी चाहिए, इन सभी का ये मीनिंग रहेगा, ठीक है। अब एक डी वेक्टर फाइंड आउट करना, विच इज नॉर्मल, सही बात है। अब यहाँ पर बस कमी है एक बात, क्या, वेक्टर प्रोडक्ट का अगर फॉर्मूला याद हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता था, दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड साथ में साइन थीटा डॉट एन कैप। अब पहली बात तो यहाँ पर विच इज नॉर्मल टू बोथ, बोथ की वजह से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा क्रॉस वाला, पहला बात तो ये याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर एक वेक्टर जरूर फाइंड आउट करना है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी, इसका भी रिजल्ट पूरे का एक नया वेक्टर आएगा, सही बात है। लेकिन इनमें एक मामूली सा फर्क है, वो फर्क पता होना चाहिए हमें, क्या डिफरेंस है इन दोनों बातों में। एन कैप जरूर एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेकिन एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, अगर इसकी डेफिनेशन याद हो तो, यूनिट वेक्टर, सही बात है। एक डी वेक्टर फाइंड आउट करना हमने, यहां पर सिर्फ नॉर्मल होना चाहिए दोनों वेक्टरों के, इस बात का मतलब है कि ये अब की बार ये फाइंड आउट करना है, ना कि एन कैप, सही बात है, क्योंकि यही है वो वेक्टर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, जैसे यहां पर इस तरीके से कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो इसका सेकंड पार्ट है उसका मतलब है डी वेक्टर निकालना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर एन कैप नहीं निकालना, जैसे एन कैप का मतलब था कि एन कैप का अगर फॉर्मूला याद हो, प्लस माइनस कहा था हमने, ऊपर ए क्रॉस बी आएगा, सही बात है, और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड आना था, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन ये कब था, जब यूनिट वेक्टर निकालना हो दोनों के परपेंडिकुलर। लेकिन अब है डी वेक्टर निकालना, वो यूनिट वेक्टर, ऐसी कंडीशन थोड़ी ना है, सिर्फ नॉर्मल वाली कंडीशन, मतलब ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब क्रॉस निकालना है, किस किस के बीच में ए क्रॉस बी है, तो ये निकालना है ए क्रॉस बी अब की बार, ठीक है। बस यहाँ पर ये डिफरेंस याद होना चाहिए हमें, कहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालना है, कंडीशन गिवन होगी वो तो। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि कहाँ पर एन कैप निकालना है, कहाँ पर सिंपल वेक्टर और बोथ वाला, मतलब दो के परपेंडिकुलर हो, कहाँ पर ये बात आएगी, ठीक है। इन बातों में मामूली सा डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए। तो डी वेक्टर अब की बार ये निकलेगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हमें निकालना था, डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये तो इसकी बात। अब आगे भी न्यूमेरिकल की व्हाट इज इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब सीधी सी बात है थीटा, या फिर कहो एंगल, कि कितना एंगल होगा, इंक्लाइंड की बात होती है, ठीक है, कितना एंगल इंक्लाइंड है ऑफ डी वेक्टर ऑन सी वेक्टर, डी वेक्टर और सी वेक्टर की बात हो रही है इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे हमें एंगल निकालना है, ठीक है, एंगल निकालना है डी वेक्टर ऑन सी वेक्टर, ठीक है, डी वेक्टर ऑन सी वेक्टर, मतलब दो वेक्टर हैं, सीधी सी बात है। अब इस बात का मतलब क्या है ये बताओ, जैसे डी वेक्टर इसी न्यूमेरिकल में ए क्रॉस बी निकाला, ठीक है, या फिर कहो कि डी वेक्टर निकाल लिया कैलकुलेट करके, डी वेक्टर है, सी वेक्टर गिवन है। अब इनमें अब दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, कौन कौन से, एक तो सिंपल ए डॉट बी का, सही बात है, डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड और साथ में कोस थीटा, सही बात है, और एक क्रॉस वाला किसके बराबर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड लिखो अलग अलग से, कोस थीटा इस जगह साइन थीटा आएगा डॉट एन कैप, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड बताएगा और इसका रिजल्ट आना वेक्टर, तो ये उसकी डायरेक्शन बताएगा, सही बात है। अब हमें तो थीटा निकालना है, अब थीटा कौन से फॉर्मूले से निकालना, अब ये काम का पॉइंट रहेगा, किस तरीके से। अब जैसे
इन दोनों कंडीशन में एक थीटा की बात पढ़ी है हमने कि थीटा होता है दोनों एंगल होता है बिटवीन टू वेक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, दोनों केस में ये। अब इनमें डिफरेंस क्या है इन दोनों बातों में, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब कोई भी दो वेक्टर लेट कर लो अपनी तरफ से, ठीक है। ए वेक्टर चलो ये है, बी वेक्टर ये है, ठीक है। थीटा का मतलब क्या, दोनों केसों में इस पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। ए डॉट बी मतलब इस तरीके से निकला कोस थीटा, ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे कोस थीटा पता है क्या है यहाँ पर, इस केस में ये है थीटा, बिल्कुल सही बात है, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो, जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो, बी का बी हो, कोस थीटा, ये बात हमने समझी थी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। लेकिन किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की समझी थी, वहां से आता ए बी कोस थीटा। सही बात है, इस तरीके से ये वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने, ठीक है। अब जैसे अगर कंपोनेंट रिजोल्व करने आते हो, कंपोनेंट को कैसे रिजोल्व करते हैं, ठीक है। रिजोल्व का मतलब किस तरीके से यहाँ पर ब्रेक होंगे। जैसे बी वेक्टर है, ठीक है, इसको मान लो अपनी तरफ से एक्स एक्सिस मान लो पहले वेक्टर की, तो वाई एक्सिस तो ये होगी, बिल्कुल सही बात है, वाई एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ये बात हमें पता हो, ठीक है। इस तरीके से, इसलिए दूसरा वेक्टर इस तरीके से माना हमने, जरूरी थोड़ी ना वाई एक्सिस पर हो, इस तरीके से होगा, कोई ना कोई एंगल होगा, ठीक है। वो कंडीशन अप्लाई होती है जब 90 डिग्री की ये बातें आए, ठीक है। अब इसको रिजोल्व करो, क्या कहा था हमने, कोई भी वेक्टर रिजोल्व करने का मतलब ये बी वेक्टर है, ठीक है, थीटा है एंगल। एक बात पढ़ी थी, जिस जिस एक्सिस के साथ, जिस बी एक्सिस के साथ एंगल बने, ठीक है, जिस बी एक्सिस के साथ एंगल बने उसी डायरेक्शन में बी वेक्टर को, तो बी और जिस एक्सिस के साथ यूज हो रहा है तो कोस थीटा आ जाएगा। ये बात है काम की, एक्स एक्सिस पर आएगा इसका कंपोनेंट बी कोस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो वाई पर आएगा बी का साइन थीटा आएगा, ये कंपोनेंट इस तरीके से, ठीक है। और जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट को समझा था हमने, स्केलर प्रोडक्ट को समझा था, ठीक है, वहां से एक बात आई थी काम की, जो ये बी वेक्टर है इसको इस तरीके से रिजोल्व किया था, ऐसे रिजोल्व किया और साथ में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। सही बात है, और वहां से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी बी कोस थीटा की, और वहां पर एक रिजल्ट आया था काम का, ठीक है। वहां से रिजल्ट था कि प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब है सीधी सी बात है परछाई इस पूरे बी वेक्टर की, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर निकाला था हमने, ठीक है। इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को जब समझा था, मतलब इस बी वेक्टर की यहां तक परछाई होगी जहां तक ये परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। सही बात है, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर किसके बराबर था, ऊपर डॉट प्रोडक्ट लिखा था और नीचे किसके ऊपर है, बी वेक्टर ऊपर है ऑन ए वेक्टर, तो ए वेक्टर इस केस में नीचे है, तो उसी का मैग्नीट्यूड आएगा जिसका यहाँ पर ये था, ठीक है, जो नीचे वेक्टर हो उसी का मैग्नीट्यूड आया था। मतलब वहां से प्रोजेक्शन की बात हुई थी और वहां पर वर्ड यूज हुआ था बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है। तो थीटा ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब साइन थीटा में एंगल क्या है, अब ये बात भी यहीं पर कर लेते हैं। जैसे सेम डायग्राम लेके चलिए, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में ए वेक्टर ये एक्स एक्सिस मान ली, ठीक है, इस तरीके से बी वेक्टर है, बिल्कुल सही बात है। अब ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए से बी गई, एंगल है थीटा, चलो बी एंगल की बात कर लेते हैं, एन कैप की बात नहीं कर रही, एन कैप की दो डायरेक्शन आउटवर्ड या इनवर्ड, इस वजह से जैसे पहले जो लिखा उससे दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है, इस तरीके से ए बी। अब यहाँ पर साइन थीटा पता है क्यों आया, अब यही बात यहाँ पर क्यों आई, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डेफिनेशन याद हो, क्लियरली याद हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, एक सिंपल वेक्टर है, ये तो है यूनिट वेक्टर, लेकिन ये है सिर्फ वेक्टर, एक वेक्टर विच इज, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये बात समझी थी। या फिर कहो कि आल्सो इसी को कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन, उसका एक ही मतलब है, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर है दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर हो, वो भी इनके प्लेन के परपेंडिकुलर, दोनों, जैसे ये वेक्टर है इस तरीके से, ठीक है।
तो ए क्रॉस बी ए बी, जैसे ए वेक्टर को ए मानना था इस केस में, इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ए वेक्टर को ए मान लिया। मैग्नीट्यूड की बात करें, जैसे ए वेक्टर इतना है ओरिजिन से यहाँ तक का, ठीक है, तो इस लेंथ की बात कर रहे हैं हम, ए क्या है, लेंथ है, ठीक है, या फिर कह सकते हो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी साइन थीटा आ जाएगा और डॉट एन कैप है, सही बात है। बस ए तो ये हुआ, बी साइन थीटा पता है क्या है, बी साइन थीटा, बस इसको रिजोल्व किया इस बी वेक्टर को वाई एक्सिस के तरफ, वाई एक्सिस के तरफ रिजोल्व किया है, ठीक है। मतलब बी वेक्टर जैसे जो भी लेंथ हो, ठीक है, कितनी लेंथ होगी तो बी साइन थीटा, जैसे इस डायरेक्शन में होगा तो बी साइन थीटा वाई एक्सिस की तरफ होगा बी साइन थीटा, सही बात है। लेकिन एक वेक्टर ए क्रॉस बी का एक वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब बी साइन थीटा पता है क्यों निकाला है यहाँ पर, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस चाहिए हमें, प्लेन का मतलब है, या फिर ये कह सकते हो कि एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, या फिर कहे कि एक्स और वाई एक्सिस की बात हो रही है, इस वजह से, ठीक है। अब ये एक्सिस तो कुछ ना कुछ होगी, हमें थोड़ी नहीं पता कौन सी एक्सिस है, इस वजह से ये पॉइंट तो इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन बात करनी है हमने एक्सिस से, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होगी, जेड एक्सिस, वो जेड एक्सिस एक्चुअल में इससे ऊपर है, इससे ऊपर है, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली इस तरीके से शो कर देते हैं 2D पे, या फिर कहो शीट ऑफ पेपर पर, इस तरीके से जेड एक्सिस, लेकिन ये जेड ये नहीं है कि इसके एंड इसके अपोजिट है, ये यहाँ पर है, लेकिन ये जेड एक्सिस एक्चुअल में इससे ऊपर है, या फिर कोई इससे नीचे भी होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो अब ऊपर भी है नीचे भी है, इस वजह से, ठीक है। तो इस केस में साइन थीटा क्यों निकालना पड़ता है, ये यहाँ से बात आती है, क्योंकि इन दोनों एक्सिस की बात हो रही है, दोनों एक्सिस की बात होगी तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा बी साइन थीटा, इस वजह से, इस वजह से इस वेक्टर को हमें, या फिर ये हमारी चॉइस है, जैसे बी वेक्टर है, अब जरूरी थोड़ी ना कि बी वेक्टर को, अब ये हमारी चॉइस है, इसको हम एक्स वाई एक्स मानना चाहती हूँ तो इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो इसको y मान लो, इस तरीके से बात कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको पहले वेक्टर को x एक्सिस मान लेते हैं इस वजह से, ठीक है। नॉर्मली डायग्राम दोनों सही है, ठीक है, लेकिन मानते एक है इस तरीके से, तो z एक्सिस की बात होगी इस वजह से, ठीक है। और z एक्सिस का मतलब इसका एक वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए हमें, और वो कंपोनेंट होगा कोस थीटा से दूसरे वाला, साइन थीटा यहाँ पर क्यों आता है, इस वजह से आता है फॉर्मूले में, ठीक है। अब जैसे डी वेक्टर ऑन सी वेक्टर निकालना हमने, डी वेक्टर ऑन सी वेक्टर का मतलब पता है क्या है यहाँ पर, इस तरीके से कि डी वेक्टर ऑन सी वेक्टर में थीटा निकालना हमने, तो थीटा कौन सा, जब भी एंगल की बात आ जाए, एंगल दोनों में है, एंगल दोनों में, लेकिन यहाँ पर ये पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो ए डॉट बी, यहाँ पर डी डॉट सी निकालना चाहते हो, या फिर को सी डॉट डी, इन दोनों का रिजल्ट बराबर था, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी स्केलर प्रोडक्ट की, इस वजह से। तो बस कुछ नहीं करना, दोनों का मैग्नीट्यूड लिया दोनों वेक्टरों का, ठीक है, साथ में कोस थीटा, इस तरीके से। तो एक इक्वेशन ये है, डी सी वेक्टर गिवन था न्यूमेरिकल में, डी वेक्टर निकाल लेंगे यहाँ से, ये कंडीशन थी, ए क्रॉस बी बी क्यों निकालना पड़ा, फिर कोस थीटा, थीटा तो निकालना हमने, सी डॉट डी का एक फॉर्मूला और पता है, ये अप्लाई कर देना, C1D1, इस तरीके से। जैसे ए डॉट बी का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, A1 B1 A2 B2 और A3 B3, इस तरीके से, तो वहाँ से थीटा निकल आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब वैसे थीटा तो यहाँ से भी निकलेगा, थीटा यहाँ से भी निकलेगा, ए क्रॉस बी, जैसे ए क्रॉस बी, जैसे यहाँ पर सी क्रॉस डी निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब आई डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकाल लें, ये भी सी वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर साइन थीटा, थीटा निकालना, चलो एन कैप की फिर से वही बात आएगी, एन कैप की तो मतलब एन कैप तो निकालना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर, एन कैप फिर से निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर, वो किसके बराबर, प्लस माइनस, बात हो रही है डी और सी की, डी वेक्टर और सी वेक्टर की, तो सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर नीचे इसी का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से। तरीका दोनों सही है, दोनों तरीके सही है इस वजह से, लेकिन हम नॉर्मली ये अप्लाई करेंगे ए डॉट बी वाला, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्शन की बात ही नहीं होती, डायरेक्शन की बात ही नहीं होती इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ से थीटा निकाल लेंगे हमेशा ही, जब थीटा की बात आ जाए तो ए डॉट बी से थीटा निकाल लेंगे, सिर्फ आगे कैलकुलेशन होगी इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।